हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन कुमार मंडल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट सॉल्यूशन में। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है सप्लायर मॉनिटरिंग, जो कि IATF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट है और जो कि 8.4.2.4 क्लॉज नंबर पर दिया हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सप्लायर मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है, सप्लायर मॉनिटरिंग की क्राइटेरिया क्या क्या है, IATF 16949 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि अब तक हमने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी इजीली देख सकते हैं। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसको न्यू जो सप्लायर है, सप्लायर के पास न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट देते हैं। जब वो न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप उसको शेड्यूल दे देते हैं। शेड्यूल देने के बाद जब वो आपको मटेरियल देना शुरू करता है, तब से शुरू होता है सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का। तो सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने के लिए आपको पहले सप्लायर को शेड्यूल देना पड़ेगा। शेड्यूल के बाद आप जो भी लॉट आता है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी वो पार्ट्स देते हैं, उस लॉट का, उस पार्ट्स का आप मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हमेशा पता चलता रहे कि कितने पार्ट आपने मांगा था, कितने पार्ट रिसीव किया है, उसमें से कितना रिजेक्शन हुआ है, कितना फील्ड फेलियर, जितना भी इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को आप मॉनिटर आराम से कर सके। इसलिए सप्लायर मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही कहूँगा, मेरे जो न्यू व्यूअर्स है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास इजीली पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सप्लायर मॉनिटरिंग के लिए हम क्या क्या इनपुट लेंगे। दोस्तों, सप्लायर मॉनिटरिंग के लिए भी एक प्रोसीजर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट करता है IATF। अब जिसका भी हम प्रोसीजर बनाते हैं तो उसका हमें क्या बनाना ज़रूरी है, टर्टल डायग्राम। तो टर्टल डायग्राम में इनपुट्स और आउटपुट्स और भी कई फैक्टर्स है जो कि आपको मेंटेन करना होता है। मैंने इस वीडियो में कोई भी टर्टल डायग्राम नहीं बनाया है। ये आपका टास्क है आज का कि आप टर्टल डायग्राम खुद बनाएं। मेरे पहले भी टर्टल डायग्राम के 2-3 वीडियो आ चुके हैं, उस वीडियो से आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे क्वालिटी मैनुअल में मैंने टर्टल डायग्राम को बनाना सिखाया है, तो क्वालिटी मैनुअल का भी मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब टर्टल डायग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनपुट। तो इनपुट मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ इनपुट्स लिया है। इनपुट्स और भी हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ इनपुट्स यहाँ दिखाया है। अब इनपुट में क्या क्या है, सबसे पहले आपको टोटल रिसीव्ड मटेरियल का डेटा आपके पास होना चाहिए, रिजेक्शन डेटा होना चाहिए, परचेज शेड्यूल या परचेज ऑर्डर होना चाहिए, शिफ्ट स्टॉप टाइम होना चाहिए कि कितनी बार शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट स्टॉप हुआ है, स्टैंडर्ड फ्रेट रेट आपके पास होना चाहिए, कस्टमर कंप्लेंट्स के डाटा होना चाहिए और वारंटी के लिए जो भी एग्रीमेंट्स साइन हुआ है या पेपर है वारंटी का, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ डेटा है और जितने भी इंडिकेटर्स है एज पर IATF 16949 2016 उसके अकॉर्डिंग आप देखिए आपकी कंपनी में कि हमारे कंपनी में क्या क्या इनपुट्स बन सकता है कि हम उस इंडिकेटर को मेंटेन कर सकें या क्राइटेरिया को मेंटेन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। ISO 9001 2015 की क्या रिक्वायरमेंट है। ISO 9001 2015 में क्लॉज नंबर 8.4 जो कि कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसकी रिक्वायरमेंट है
8.4.1 जनरल में द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड अप्लाई क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड री एवेल्यूशन ऑफ external providers based on their ability to provide processes or products and services in accordance with requirements। ये रिक्वायरमेंट है ISO 9001 की। इसमें क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? क्राइटेरिया, और उन क्राइटेरिया को अप्लाई भी करना है। अब क्राइटेरिया क्या क्या किस किस पे बनेगा? इवोल्यूशन, कि आप सप्लायर की इवोल्यूशन कैसे करेंगे, उस पे क्राइटेरिया बनेगा। सिलेक्शन कैसे करेंगे सप्लायर की, उस पे क्राइटेरिया बनेगा। दोस्तों सिलेक्शन कैसे करेंगे उसकी क्राइटेरिया का मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया, इससे पहले वाला ही वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिलेक्शन करते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि आज का वीडियो है, जो कि आज हम जानेंगे कि सप्लायर की परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करने की जो क्राइटेरिया है वो IATF 16949 ने क्या क्या डिफाइन किया है, या IATF 16949 की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये कहता है कि एंड री इवेल्यूशन, तो री इवेल्यूशन के भी क्राइटेरिया आपको डिटरमाइन करना है, और इस क्राइटेरिया को आपकी कंपनी में अप्लाई भी करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज एंड एनी नेसेसरी एक्शन अराइजिंग फ्रॉम द इवोल्यूशन। अब ये क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी ऊपर ये जितनी भी क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया है, ये अप्लाई करने के बाद जो भी आउटपुट्स या रिकॉर्ड्स बनते हैं उसको डॉक्यूमेंटेड करना है, मतलब रिकॉर्डिंग करना है, उसका रिकॉर्ड रिटेन रखना है। अब आते हैं कि IATF 16949 क्या कहता है। अब IATF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट है, जो कि क्लॉज नंबर 8.4.2.4 में दिया हुआ है, जो कि सप्लायर मॉनिटरिंग। अब ISO ने तो खाली लिखा हुआ था कि लिख दिया था कि सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सप्लायर सिलेक्शन, इवोल्यूशन और री इवोल्यूशन पर आपकी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को क्राइटेरिया डिफाइन करना है और उसको अप्लाई करना है। लेकिन IATF 16949 उन सभी इंडिकेटर को अलग अलग से क्राइटेरिया, सभी इंडिकेटर की अलग से क्राइटेरिया डिफाइन किया है, जैसे कि सप्लायर सिलेक्शन की, सप्लायर मॉनिटरिंग की, सप्लायर या सेकंड पार्टी ऑडिट की। तो ये सारी चीजें अलग से ब्रॉडली IATF 16949 ने डिफाइन किया है। तो देखते हैं कि सप्लायर मॉनिटरिंग की IATF 16949 में क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। मैंने पहले ही कहा था कि सप्लायर मॉनिटरिंग का आपको एक प्रोसीजर बनाना है, जो कि IATF 16949 की रिक्वायरमेंट है। वो क्या रिक्वायरमेंट है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्रोसीजर होना जरूरी है। इससे रिलेटेड सप्लायर मॉनिटरिंग एंड क्राइटेरिया टू इवेल्युएट सप्लायर परफॉर्मेंस in order to ensure conformity of externally provided products, process and services to internal and external customers requirement। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को क्या जो सप्लायर है, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स का मतलब सप्लायर प्रोडक्ट जो भी हम बाहर से ले रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विसेज जो हम बाहर से ले रहे हैं,
क्या वो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं, वो इंश्योर करने के लिए हमें सप्लायर परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने की एक क्राइटेरिया भी सेट करना है। और वो क्राइटेरिया कहाँ सेट करेंगे हम? डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में, जो कि प्रोसीजर कहलाता है। अब क्या क्या क्राइटेरिया वो IETF ने डिफाइन किया है। अब आगे चलते हैं। एट अ मिनिमम द फॉलोइंग सप्लाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर शैल बी मॉनिटर्ड। क्या क्या कहा है, क्या क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? ए, डिलीवर्ड प्रोडक्ट कंफर्मिटी टू रिक्वायरमेंट्स। सिंपल इसको कहते हैं क्वालिटी रेटिंग। कहने का मतलब आपने 1000 पीस लिया है और 1000 पीस में से आपकी इनकमिंग स्टेज, प्रोसेस स्टेज, असेंबली स्टेज जहां पर भी गया वो प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट पूरी कंपनी में उसका जो आउटपुट आया है वो कितना आया है, मतलब उसका NC आउटपुट कितना आया है, वो पूरे प्रोसेस में कितना रिजेक्ट मिला है। तो मान लीजिए 1000 पीस आपने लिया है और आपको मिला है 10 पीस रिजेक्ट, इनकमिंग में 2 पीस, असेंबली में 3 पीस, हो सकता है कस्टमर एंड में चला गया वहां पर भी 1-2 पीस मिला है। तो सब कुछ मिलाकर आपको 1000 में से 10 पीस NG मिला है। तो वो क्या होता है? क्वालिटी रेटिंग। अब वो आगे समझेंगे हम इसको अच्छी तरह से, आगे हम समझेंगे फॉर्मूला के साथ। सेकंड क्या कहता है? कस्टमर डिस्ट्रप्शन एट द रिसीविंग प्लांट इंक्लूडिंग यार्ड होल्ड्स एंड स्टॉप शिप्स। ये कहता है कि कस्टमर ऐसा तो नहीं कि रिसीविंग, जहां पर रिसीव हो रहा है वहीं पर होल्ड हो गया, वहां से आगे मटेरियल आ नहीं रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि शिफ्ट जो अंदर शिफ्ट चल रही है वो 1-2 घंटे के लिए लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। तो ये कस्टमर डिस्ट्रप्शन भी आपको मेंटेन करना है, मतलब ये जो इंडिकेटर है इसको भी मॉनिटर करना है। इसको भी हम आगे समझेंगे कि कैसे मॉनिटर करेंगे अच्छी से, डिटेल से। उसके बाद C क्या कहता है? डिलीवरी शेड्यूल परफॉर्मेंस। आपने मान लीजिए 1000 शेड्यूल दिया था कि 1000 पार्ट्स हमें चाहिए, और कस्टमर ने आपको क्या किया है, 1000 पार्ट चाहिए लेकिन 1000 पार्ट का एक टाइम भी आपने दिया है। 1000 पार्ट्स चाहिए लेकिन आज मतलब कोई डेट दिया है, उस डेट के 5 बजे तक चाहिए कि हमें 1000 उस डेट को चाहिए, और टाइम भी आपने दे दिया है। तो सप्लायर ने क्या किया है, 1000 पीस ना देकर आपको 900 पीस देता है और 1 दिन लेट देता है। तो यहाँ पर दोनों आपको डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। एक तो आपको प्रोडक्ट कितना आप ले रहे हो, मतलब शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल, और एक देना पड़ेगा आपको टाइम वर्सेस, मतलब ऑन टाइम डिलीवरी। तो ये 2 डिलीवरी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मेंटेन करना है। इसको भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ प्रीमियम फ्रेट। अब प्रीमियम फ्रेट क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको भी, जो भी आपने स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट डिसाइड कर रखा था उससे कुछ ज़्यादा लग रहा है प्रीमियम फ्रेट, तो उसका नंबर ऑफ अकरेंसेस कितना है वो भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसको भी हम आगे जानेंगे। ये 4 तो आपको मॉनिटर करना ही है। IATF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट है कि ABCD ये 4 इंडिकेटर आपको किसी के बिना कहे आपको मॉनिटर करना है। उसके बाद फिर ये क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, ये इफ प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग एज एप्रोप्रिएट इन देयर सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। मैं कस्टमर हूं, सॉरी मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पार्ट कस्टमर को जाता है, लेकिन जो पार्ट बनता है वो सप्लायर से लेकर हम असेंबली करके कस्टमर को पार्ट देते हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ABCD ये जो रेटिंग है ये तो हो ही रही है। उसके अलावा भी ये क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में
सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में और भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? अगर ये तभी ऐड होगा जब कस्टमर हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा, मतलब मेरी कस्टमर कुछ मुझे इंफॉर्मेशन देगा, तभी सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में हम इस क्राइटेरिया को ऐड कर सकते हैं। किसको? ई और एफ को। तो ई में क्या कहता है? स्पेशल स्टेटस कस्टमर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी और डिलीवरी इश्यूज। मान लीजिए मैंने सप्लायर से मटेरियल लिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर से मटेरियल लेकर उसको असेंबली किया और उस असेंबल पार्ट को कस्टमर को भेजा। अब कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर कहता है कि तुम्हारा ये जो पार्ट है जो तुमने असेंबली किया है उसमें मान लीजिए 5 पार्ट असेंबली हो रहा है, तो कोई एक पार्ट खराब है या डिफेक्टेड है या कुछ भी है, वो मुझे नोटिफाई कर रहा है। साथ में अगर ये तो हो गया क्वालिटी से रिलेटेड, फिर कहते हैं डिलीवरी से रिलेटेड। मान लीजिए कस्टमर मुझे कहता है आपने लेट डिलीवरी दिया है। अब मैं सोचूंगा मैं लेट डिलीवरी क्यों दिया मैंने? क्योंकि मेरे सप्लायर ने मुझे मटेरियल नहीं दिया। मैंने जो रूट कॉज फाइंडिंग किया है वो ये आया है कि मेरे सप्लायर ने मुझे मटेरियल टाइम पे नहीं दिया। कभी कभी प्लेटिंग से भी ऐसा होता है, जब आप प्लेटिंग में भेजते हो तो प्लेटिंग से राइट टाइम पर मटेरियल नहीं आता है, तो आप कस्टमर को एक्सक्यूज देते हो कि सर प्लेटिंग वालों ने मुझे राइट टाइम पर प्लेटेड पार्ट नहीं दिया, इस वजह से मैंने आपको राइट टाइम पर डिलीवर नहीं कर सका। राइट, तो मैं क्या करूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वो जो नोटिफिकेशन है डिलीवरी फेलियर का, कस्टमर ने जो मुझे नोटिफिकेशन दिया है वो मैं सप्लायर पर चिपका दूंगा। मतलब सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जब मैं बनाऊंगा तो डिलीवरी इश्यूज भी, जो कस्टमर नोटिफिकेशन है वो भी मैं उसमें कंसीडर करूंगा। नेक्स्ट कहता है डीलर रिटर्न्स। अगर सप्लायर के पार्ट की वजह से कोई डीलर रिटर्न्स आ रहा है वो भी मुझे सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग में कंसीडर करना चाहिए। वारंटी फेलियर, अगर कोई वारंटी पार्ट है सप्लायर का और उस वजह से सप्लायर के पार्ट की वजह से वारंटी फेलियर हो रहा है तो भी मैं इसको अपने सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट में कंसीडर करूंगा। फील्ड एक्शंस, फील्ड एक्शन का मतलब फील्ड फेलियर वगैरह हो रहा है तब भी अगर सप्लायर के पार्ट की वजह से हो रहा है तब भी मैं इसको सप्लायर मॉनिटरिंग में कंसीडर करूंगा। और यदि कोई रिकॉल्स आता है तो भी मैं इसको सप्लायर मॉनिटरिंग में कंसीडर करूंगा। रिकॉल्स का मतलब मैं समझाता हूं पहले। रिकॉल्स का मतलब होता है कि मैंने कुछ सैंपल्स लिए या मेरे पास कुछ सैंपल्स आए। मान लीजिए मैंने एक पार्ट दिया है और उस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और वो पार्ट 4 व्हीलर में या कार में असेंबल हो गया। मैंने कस्टमर को बताया नहीं और मुझे भी नहीं पता था। राइट, उसके बाद वो मार्केट में चला गया। मार्केट में जाने के बाद एंड यूजर के पास चला गया। अब एंड यूजर कहता है कि ये जो आपका पार्ट्स है, मान लीजिए एक हॉर्न है, मेरा पार्ट हॉर्न है और हॉर्न बज नहीं रहा है। ऐसे जो डेटा है वो काफी सारी जगहों से आई हुई है। तो उस समय क्या होता है, सारी गाड़ियों को रिकॉल्स करवाकर जितने भी हॉर्न है उस हॉर्न को चेंज किया जाता है, उसे कहते हैं रिकॉल्स। आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले एक मोबाइल कंपनी ने सारे मोबाइल को रिकॉल्स करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उसकी जो बैटरी है उस बैटरी की वजह से उसमें आग लगना शुरू हो गया था। मतलब बैटरी ब्रस्ट होने लगा था, फटने लगा था। तो बैटरी जब बस्ट हो रहा था तो उससे आग लगती थी। तो इस वजह से, क्योंकि बैटरी भी क्या है, बैटरी भी सप्लायर से लिया गया होगा। ऐसा तो नहीं कि बैटरी जो फोन मैन्युफैक्चरर है वही बना रहा हो, वो बैटरी भी किसी से लिया गया होगा। तो वो जो बैटरी है उस बैटरी के कारण सारे मोबाइल, उस मॉडल का सभी मोबाइल को रिकॉल्स करवाया था। तो उस रिकॉल्स में भी
हम सप्लायर मॉनिटरिंग को कंसीडर करना है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम डिलीवर्ड प्रोडक्ट कन्फर्मिटी टू रिक्वायरमेंट्स। ये फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए 100 माइनस टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिसीव्ड पार्ट। आप जब शेड्यूल देते हो तो शेड्यूल में आप मान लीजिए 10,000 पार्ट आपने शेड्यूल में लिया है और 10,000 पार्ट आप जब रिसीव करते हैं तो आपके इनकमिंग इंस्पेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, आरक्यूसी होता है, रिसिप्ट क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो आरक्यूसी होने के समय 2 पीस एनजी आ गया, तो आरक्यूसी ने क्या किया, 2 पीस लिख दिया। उसके बाद उसको अंदर चला दिया। अंदर जब चला दिया, जब वो असेंबली एरिया में गया तो असेंबली के दौरान भी 12 एनओएस और रिजेक्टेड पार्ट मिला। तो टोटल एनसी जो मिला है वो कितना मिला है, 12 और 2 14। तो 10,000 में से 14 पीस एनसी मिला है। तो क्वालिटी रेटिंग क्या हो जाएगा, 100 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। तो हमारा क्या परसेंटेज निकल के आएगा, 99.86। ये रेटिंग है, परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज में लाने के लिए, परसेंटेज में करने के लिए ये 100 माइनस को हटाना पड़ेगा, तभी जाके ये परसेंटेज में आएगा। तो मैंने क्या किया, 100 माइनस परसेंटेज किया है, तब जाके ये रेटिंग आया है 99.86। तो ये हो गया क्वालिटी रेटिंग। क्वालिटी रेटिंग सेम उसी की तरह ही निकालते हैं जिस तरह रिजेक्शन परसेंटेज निकालते हैं। टोटल रिजेक्टेड पार्ट डिवाइड बाई टोटल रिसिप्ट पार्ट इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज, और 100 से माइनस कर देंगे उस परसेंटेज को, जितनी परसेंट आई है, तब निकल जाएगा हमारा क्वालिटी रेटिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, कस्टमर डिस्ट्रप्शन। ये क्राइटेरिया है, मैंने क्राइटेरिया बनाया है नो डिस्ट्रप्शन। अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं है सप्लायर के मटेरियल की वजह से तो 100 रेटिंग है। अगर एक डिस्ट्रप्शन हुई है, मान लीजिए आपने एक लॉट भेजा है 10,000 का, और 10,000 के लॉट के दौरान उस लॉट को जब असेंबली एरिया में ले गया तो उसमें एक ही बार पूरे लॉट में एक ही बार डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो कितना आप रैंक दोगे, 80 नंबर। अगर उस लॉट के दौरान 10,000 का लॉट है और 10,000 के लॉट के दौरान पूरे लॉट में 2 बार डिस्ट्रप्शन हुआ है तो रेटिंग क्या होगा, 60। अगर 2 से ज्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है उस लॉट में तो आप दोगे 50। तो ये कस्टमर डिस्ट्रप्शन क्राइटेरिया है। आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, अपनी कंपनी को सोचकर, अपनी कंपनी के रिस्क को समझकर आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिलीवरी शेड्यूल परफॉर्मेंस। डिलीवरी शेड्यूल परफॉर्मेंस क्या होगा, 100 माइनस टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी डिवाइड बाई शेड्यूल्ड क्वांटिटी इंटू 100। सेम वही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, उस परसेंटेज को 100 से माइनस कर देना है, डिलीवरी रेटिंग आ जाएगा। लेकिन ये डिलीवरी रेटिंग शेड्यूल क्वांटिटी का होगा। और दूसरा जो है ऑन टाइम डिलीवरी का भी एक क्राइटेरिया होता है, मतलब यहाँ पर 2 क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है कि टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी, मतलब आपने जो शेड्यूल दिया था, मान लीजिए 1000 का शेड्यूल दिया था कि 1000 पार्ट इस दिन हमें चाहिए, तो 1000 पार्ट में से क्या किया है, आपको सिर्फ 600 पार्ट भेजा है सप्लायर ने, तो टोटल रिसीव क्वांटिटी कितना हुआ है, 600 पार्ट। 600 पार्ट और शेड्यूल क्वांटिटी क्या हुआ है, 1000 पार्ट। तो 600 पार्ट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100,
ये क्या हो गया परसेंटेज, और 100 से माइनस कर देंगे उस परसेंटेज को तो कितना निकल के आएगा 40। ये डिलीवरी रेटिंग निकल के आ गया। 100 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 इक्वल्स टू 40, मतलब डिलीवरी रेटिंग यहां पर क्या आया 40। शेड्यूल्ड वर्सेस रिसीव्ड क्वांटिटी, राइट। अब आते हैं ऑन टाइम। तो ऑन टाइम के लिए एक क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये जो शेड्यूल दिया है और साथ में आपने टाइम भी दिया होगा और उसी दिन आपको उसी टाइम मिल जाता है, टाइम से पहले मिलता है उसी टाइम में मिल जाता है, तो आपको नो डिले, तो नो डिले में रेटिंग होगा 100। अगर 1 से 8 घंटा डिले हो रहा है तो आपको आपका जो रेटिंग होगा ऑन टाइम डिलीवरी रेटिंग वो होगा 80। 8 घंटे से ज़्यादा डिले हुआ तो हो जाएगा 50, मतलब एक दिन से ज़्यादा डिले, मतलब एक शिफ्ट खत्म हो गया 8 आवर का, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में आपको मिल रहा है तो आपको 50। और मोर देन 8 आवर्स, मोर देन 8 आवर्स में अगर आपको मिल रहा है तो यहां पर रेटिंग हो जाएगा 0। तो ये था ऑन टाइम डिलीवरी रेटिंग। अब नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ प्रीमियम फ्रेट। सबसे पहले हम जानेंगे प्रीमियम फ्रेट। प्रीमियम फ्रेट का मतलब हो गया हम एक स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट सेट करते पहले कि मेरे ट्रांसपोर्टेशन में एक दिन के ट्रांसपोर्टेशन है या एक बार के ट्रांसपोर्टेशन में 2000 रुपये या 2500 रुपये खर्चा होगा, ये मेरा स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट। अब ये एक्सेस कब होता है, जब मुझे उतना ही शेड्यूल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सप्लायर के मटेरियल के वजह से 2 बार जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्रेट यूज हो रहा है, तब ये हो जाता है एक्सेस फ्राइट रेट। तो इसके भी क्राइटेरिया हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट हमारे पास है और हम ये देखेंगे कि सप्लायर की वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्रेट कितनी बार पे करना पड़ा। तो यहां पर फॉर्मूला है प्रीमियम फ्रेट एक्चुअल पेड इन रुपीज, जो आपने एक्चुअल पे किया है, और स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट कितना। तो प्रीमियम फ्रेट एक्चुअल पेड इन रुपीज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट इन रुपीज इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहां पर स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट 2000 रुपीज आपने सेट किया था ट्रांसपोर्टेशन का। अब एक्चुअल कितना जा रहा है 3500। किसकी वजह से जा रहा है, सप्लायर की वजह से। कैसे जाता है, मान लीजिए आपने किसी सप्लायर से 10,000 मटेरियल मांगा है और उसने 10,000, और आपकी गाड़ी भी जानी है कस्टमर को, तो सप्लायर ने 5,000 करके दिया है, तो आपने भी क्या किया है, पहले 5,000 कस्टमर को दिया है, दोबारा 5,000 कस्टमर को दिया है। तो इस वजह से क्या हुआ है, आपका जो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट था वो ना होकर 2 बार हो गया, मतलब उसको 2 बार जाना पड़ा। इसे कहते हैं प्रीमियम फ्रेट। आपने 2000 सेट कर रखा था, लेकिन 2000 सेट कब किया था, जब आपका मटेरियल एक ही बार में अगर कस्टमर एंड तक पहुंच जाता, लेकिन आपके सप्लायर के वजह से आपको 2 चक्कर लगाना पड़ा 5,000 करके, तो आपका पैसा एक्स्ट्रा चला गया जो स्टैंडर्ड प्रीमियम फ्रेट था। और किसकी वजह से गया है, सप्लायर की वजह से। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, इसको भी आपके सप्लायर मॉनिटरिंग में इंक्लूड करना है। तो यहां पर समझते हैं पहले, ये एक्चुअल पेड है 3,500 और स्टैंडर्ड पीएफ कितना है 2,000, तो 3,500 डिवाइड बाई 2,000 इंटू 100 इक्वल्स टू आ गया 75%। अब 75% में हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या बनाया है, एक्सेसिव फ्रेट 0% हुआ तो 100 आएगा रेटिंग।
अगर एक्सेसिव फ्रेट लेस देन 30% आया तो आएगा 80। अगर एक्सेसिव फ्रेट लेस देन 60% आया तो आएगा 60। अगर एक्सेसिव फ्रेट लेस देन 90% आएगा तो आएगा 40। एक्सेसिव फ्रेट मोर देन 90% आया तो आएगा 20। तो इस टाइप से आपको क्राइटेरिया बनाने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं स्पेशल स्टेटस नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी और डिलीवरी इश्यूज। अब ये एक्स्ट्रा है जो मैंने कहा था IETF की रिक्वायरमेंट्स पढ़ते समय कि ABCD इस 4 इंडिकेटर को तो आपको मैंडेटरी करना है। उसके अलावा अगर कस्टमर आपको ये डेटा देता है तो यहाँ पर से ये जो 2 E और F है, इन दोनों इंडिकेटर को भी आपको सप्लायर मॉनिटरिंग में इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले कस्टमर नोटिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया? नो नोटिफिकेशन। सप्लायर ने जो मेटेरियल दिया है उस वजह से कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास कस्टमर ने नहीं दिया है, ना क्वालिटी इशू है और ना डिलीवरी इशू है पर्टिकुलर किसी लॉट में। ये लॉट वाइज ही आपको करना पड़ेगा पूरा परफॉर्मेंस रेटिंग। हर लॉट में आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करना पड़ेगा। एक बार नोटिफिकेशन आया तो 70 उसी पर्टिकुलर लॉट में, 2 बार नोटिफिकेशन आया तो 50 उसी पर्टिकुलर लॉट में, मोर देन 2 नोटिफिकेशन आया तो आपको रेटिंग देना पड़ेगा 30। अब आते हैं नेक्स्ट डीलर रिटर्न्स, वारंटी, फील्ड एक्शन एंड रिकॉल्स। ये चारों जो इंडिकेटर है ये लगभग सेम है, एक ही फॉर्मूला से आप समझ जाएंगे। इसमें क्या किया है, टोटल सेल्स, आपने टोटल सेल्स किया है और वारंटी कॉस्ट जो सेल्स का कॉस्ट है जो आपने पूरा सेल्स किया है, और वारंटी कॉस्ट क्योंकि वारंटी लगा है तो वारंटी आपको वारंटी का तो पैसा कस्टमर काटेगा ही। तो वारंटी कॉस्ट मतलब टोटल सेल कॉस्ट माइनस वारंटी कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल कॉस्ट इनटू 100। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, टोटल सेल कॉस्ट कितना था 2 लाख और वारंटी कॉस्ट जो आपके कस्टमर ने दिया है 1,20,000। तो वारंटी रेटिंग कितना हुआ है 2 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, रेटिंग कितना हुआ 40। तो इसी टाइप से डीलर रिटर्न्स का भी आएगा, फील्ड एक्शंस का भी होगा और रिकॉल्स का भी होगा। इसी फॉर्मूला से कंप्लीट हो जाएगा। सभी को कॉस्ट से रिलेट करके ही आप फॉर्मूला बनाए। ये कंप्लीट हो गया सप्लायर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, और सप्लायर मॉनिटरिंग के जितने भी इंडिकेटर्स थे वो सारा इंडिकेटर्स मैंने समझा दिया है। इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा कस्टमर नोटिफिकेशन में आपसे कस्टमर कहता है कि वो अलग है, वो कस्टमर की खुद की या कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये IETF की रिक्वायरमेंट थी। वो क्या कहता है आपको फोरम जब चेंज होगा तब भी आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उस समय रेटिंग का उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा होगा, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको रेटिंग दिया जाएगा। आप 8D का अगर जो कापा है उसका रिस्पांस भी अगर टाइम से नहीं दे रहे हैं तो उसका भी आपको रेटिंग दिया जाता है। वो कस्टमर अपने आप बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बना सकती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर इस टाइप का क्राइटेरिया बनाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने सप्लायर को उस क्राइटेरिया को सप्लायर के साथ शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं रीइवैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करें। ISO में आया था ना, रीइवैल्यूएशन भी आपको करना है और उसका भी क्राइटेरिया डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सप्लायर रीइवैल्यूएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस बेस पे हम करते हैं। बहुत सारी कंपनी में जब ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट के दौरान सप्लायर की फ्रीक्वेंसी रखा जाता है 3 साल, 1 साल की, 1 साल में हम 1 बार करेंगे, 2 साल में हम 1 बार करेंगे। लेकिन वो कहाँ से आया है,
वो साल आपने जो रीइवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है वो कैसे डिफाइन किया है, वो तो कहीं से आएगा। जब हम पूछते हैं कि ये कहाँ से आया है तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। तो उसका आंसर ये है कि आप रीइवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने पहला, सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग अगर मोर देन 95 आ रहा है एवरी मंथ, एवरी जो भी आपकी सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करने की, और वो सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में हर बार 95 आ रहा है, तो कोई भी रीइवोल्यूशन की या रीअसेसमेंट की या रीऑडिट की ज़रूरत नहीं है। आप ऑडिट क्यों करते हैं? सिस्टम बनाने के लिए, गैप देखने के लिए। तो जब सप्लायर आपको क्वालिटी और डिलीवरी की जो रेटिंग है, जो परफॉर्मेंस रेटिंग है, ऊपर जितने भी हमने अभी पढ़ाई की है, वो सारे इंडिकेटर्स मीट कर रहा है, तो वो मीट कैसे कर रहा है? अगर उसके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, अगर उसके पास कुछ गैप है, तो वो कैसे इन सारे इंडिकेटर को मीट कर रहा है? तो इसका मतलब उसके पास सिस्टम अधेर है। तो हमें सप्लायर की ऑडिट करने की, रीइवोल्यूशन करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन नहीं, हमें तो हर साल करना ही है, चाहे वो 100% परफॉर्मेंस रेटिंग आ रहा है, चाहे वो 98% आ रहा है। ऐसा हमें एक क्राइटेरिया बनाने चाहिए। फिर सेकंड हम आते हैं, इफ सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग मोर देन 85% लेकिन लेस देन 95%, तो हम बना सकते हैं कि एक साल में हम एक बार करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो अच्छे सप्लायर होते हैं उनका भी साल में एक बार करते हैं, और जो बुरे सप्लायर होते हैं, जो लेस देन 70% आ रहा है, उसका भी साल में एक बार करते हैं। तो इस टाइप से रीइवोल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफाइंड ही नहीं होता है सप्लायर, कस्टमर के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि आपके सप्लायर की ऑडिट कब करना है। नेक्स्ट, सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग 70% से तो ज़्यादा है लेकिन 85% से कम है, तो आपको साल में कम से कम 2 बार ऑडिट करना है, क्योंकि उसकी रेटिंग थोड़ी सी कम हो गई, मतलब उसकी जो सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जो क्राइटेरिया है, जो इंडिकेटर्स है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मतलब या तो क्वालिटी फेलियर है, या तो डिलीवरी फेलियर है, या तो डिस्क्रिप्शन है, कुछ ना कुछ फेलियर है। इस वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो कम है। और कम होने का मतलब कम कब होता है? जब उसके कंपनी में सिस्टम अधेर नहीं होता है, तब आपको 2 बार कम से कम साल में ऑडिट करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग लेस देन 70%, इस बार तो और कम कर दिया 70%, तब आपको क्वार्टरली करना है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा, ये तो रेड जोन में आ गया है। अगर आप ऐसे भी क्राइटेरिया बना सकते हैं, अगर 3 टाइम तक ही 70% से कम रहा तो सप्लायर को हम या दूसरा सप्लायर या दूसरा सोर्स हम ढूंढ सकते हैं। तो इसका आपको कॉन्टिजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा, कॉन्टिजेंसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये भी आप एक क्राइटेरिया आप बना सकते हैं। तो सप्लायर रीइवोल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्राइटेरिया आप अपने प्रोसीजर में जरूर लिखें। बहुत सारे कंपनीज में लिखा नहीं होता है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है। अब आते हैं कि सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटर करने से हमें क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट्स है कि सप्लाई चेन की जो डिस्ट्रप्शन की रिस्क है कि डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो रिस्क अवॉइड हो जाता है। एक जो हमारा रिपुटेशन है मार्केट में, एक ब्रांड है, उसको हम इम्प्रूव भी करते हैं और वो हमेशा प्रोटेक्ट रहता है कि हमारा ब्रांड नेम जो है, हमारा जो रिपुटेशन है वो कभी गिरेगा नहीं, वो मार्केट में चढ़ता रहेगा। क्योंकि हमारी जो रिपुटेशन है वो किस पे डिपेंड है? सप्लायर पे। सप्लायर का मेटेरियल लेके तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सप्लायर का ही प्रोडक्ट खराब है तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ से अच्छा हो जाएगा? तो हमारी जो रिपुटेशन है और ब्रांड है वो तो नीचे गिरता जाएगा। तो मॉनिटरिंग करने से ये भी फायदा है। मान लीजिए हमारे पास 10
सप्लायर है, 10 वेंडर है, तो उस 10 वेंडर को एक रैंक देता है, पहला रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक डिफाइन कर देता है। वो किस वजह से? सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने की वजह से। कोलैबोरेट विद सप्लायर, सप्लायर के साथ हम हमेशा कोऑपरेट रहते हैं, कोलैबोरेट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इम्प्रूव इंटरनल प्रोसेस, ये भी एक फायदा है। अगर हम सप्लायर मॉनिटरिंग करते हैं तो हमारे इंटरनल प्रोसेस भी इंप्रूव होता है। कैसे? लेसन लर्न से, पास्ट हिस्ट्री से, है ना। ये कुछ बेनिफिट्स थे और यहाँ तक था सप्लायर मॉनिटरिंग का पूरा सेशन। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अभी तक मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उस वीडियो को आप इजीली देख सकें। थैंक यू।